नरेंद्र मोदी के साथ उनके मंत्रियों ने भी शपथ ले ली, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है। बहुत जल्द इसका भी फैसला हो जाएगा। सबकी नजरें बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज पर होंगी, लेकिन एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े मंत्रालयों को अपने भरोसे के मंत्रियों को ही देंगे। और इसकी भी पूरी संभावना है कि ज्यादातर बड़े मंत्रालयों में पुराने मिनिस्टर ही रिपीट होंगे। इसकी वजह है मोदी का मिशन। हर बड़े मंत्रालय में प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमारी अगली रिपोर्ट देखिए और समझिए कि नरेंद्र मोदी की भले ही एनडीए के पार्टनर के सहयोगी से ये नई सरकार बनी हो, लेकिन ये काम उसी पुराने अंदाज में करेगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं राजनाथ सिंह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं नितिन जयराम गडकरी, I निर्मला सीतारामन, I सुब्रमण्यम जयशंकर। नरेंद्र मोदी लगातार पीएम बने तीसरी बार। नई कैबिनेट हुई तैयार, मगर वही रहेगी सरकार। कुछ चेहरे नए हैं, कुछ सहयोगी नए हैं, कैबिनेट भी नई है, मगर मिशन वही पुराना है। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बस इसी मिशन को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है। मोदी भले ही अल्पमत की सरकार के प्रधानमंत्री हों, मोदी की सरकार भले ही सहयोगियों के भरोसे हो, मोदी को भले ही निर्दलियों का भी सपोर्ट लेना पड़ा हो, मोदी को भले ही एक एक दो दो सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ी हो, लेकिन मोदी के मिशन को, मोदी के लक्ष्य को, मोदी के काम करने के तरीके को ये मजबूरियां भी बदल नहीं पाएंगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मोदी का लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। मोदी का लक्ष्य है तीसरे कार्यकाल में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। मोदी का लक्ष्य है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, और इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नरेंद्र मोदी कोई भी समझौता नहीं करेंगे। इसीलिए तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की हार्ड बार्गेनिंग के बावजूद दोनों को सिर्फ एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री दिया गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। संदेश साफ है कि सहयोगी ये न समझें कि सरकार उनके रहमो करम पर टिकी है। यही संदेश महाराष्ट्र के सहयोगी अजीत पवार को भी दिया गया। उनका एक सांसद जीता है तो एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद दिया गया। वो अड़े रहे कि कैबिनेट दिया जाए, लेकिन उन्हें भी साफ संदेश दे दिया गया कि मंत्री पद ऐसे नहीं बांटे जाएंगे। इसीलिए पिछले दिनों चाहे कितने भी कयास लगते रहे हों, अब यह तय है कि मोदी टॉप 4 मिनिस्ट्री में कोई बदलाव नहीं करेंगे। यहां तक कि जिन मंत्रालयों में मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। वही मंत्री कंटिन्यू कर सकते हैं, और इन मंत्रालयों का सहयोगियों के हाथों में जाना भी संभव नहीं लगता है। जैसे ये तय मानिए कि मोदी के इन टॉप 4 मंत्रियों के पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसकी पूरी संभावना है कि मोदी 3.0 में गृह मंत्री अमित शाह ही रहेंगे। रक्षा मंत्री का जिम्मा राजनाथ सिंह को ही मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ही कंटिन्यू कर सकती हैं, और विदेश मंत्री भी डॉक्टर एस जयशंकर का बनना तय है। मैंने पहले भी कहा था कि जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। इसकी कुछ वजहें हैं, ये हम आपको विस्तार से आगे बताते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि इनके अलावा रेलवे, इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर के भी बदले जाने की संभावना नहीं है। इसकी वजहें जान लीजिए। अमित शाह ने दूसरी बार केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है, और इसकी पूरी संभावना है कि देश के अगले गृह मंत्री वही होंगे। गृह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है। मोदी अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को ही यह मंत्रालय देंगे, और इस कैबिनेट में अमित शाह से भरोसेमंद कोई दूसरा व्यक्ति दिखता नहीं है। इसके अलावा अमित शाह के कार्यकाल में बहुत से काम हुए हैं,
जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म की। इसके बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े सभी आंकड़ों में कमी आई है। मौजूदा गृह मंत्री के कार्यकाल में देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। देश से नक्सलवाद खत्म होने की ओर है। नॉर्थ ईस्ट से 8,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार डाले हैं। विदेशों में रहने वाले आतंकवादियों और भारत के दुश्मनों पर भी एक्शन हुआ है। ऐसे में पूरी संभावना है कि नरेंद्र मोदी गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह को ही कंटिन्यू करें। राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में सबसे सीनियर मिनिस्टर हैं। वो लगातार तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। मोदी के दूसरे कार्यकाल में रक्षा मंत्री थे। अभी भी इसकी पूरी संभावना है कि राजनाथ सिंह ही देश के अगले रक्षा मंत्री होंगे। राजनाथ सिंह के कार्यकाल में रक्षा मंत्रालय ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। चीन पाकिस्तान का खतरा तो हमेशा ही बना रहेगा, लेकिन इस सेक्टर में मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर काम होना है और इनमें सबसे ऊपर है स्वदेशी हथियारों का निर्माण। अभी तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर यानी आयातक माना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया के 85 देशों को अपने हथियार निर्यात कर रहा है। 2023-24 में ही देश का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए का था, जो पिछले साल की तुलना में 32.5% बढ़ा है। इसीलिए डिफेंस मिनिस्ट्री में मोदी के लिए राजनाथ सिंह का होना जरूरी है। मोदी के सपनों को पूरा करने में निर्मला सीतारमण के मंत्रालय का सबसे अहम रोल होने वाला है। वो अभी देश की वित्त मंत्री हैं और उनके कार्यकाल में भारत ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड जैसे कठिन समय में भी भारत की अर्थव्यवस्था ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। इसीलिए इसकी संभावना बहुत कम है कि उनका भी मंत्रालय बदला जाएगा। मोदी ने तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट रखा है। इसके अलावा उन्होंने 2047 तक देश को विकसित करने का लक्ष्य रखा है। देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। इन सब कामों के लिए बहुत सारे ढांचागत सुधार होने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है, निवेश के नए जरिए खोजने हैं और निवेश बढ़ाना भी है। इसके अलावा जीएसटी के सरलीकरण का काम भी वित्त मंत्रालय करना चाहता है। सुझाव ये भी है कि 12% और 18% के जीएसटी स्लैब को मर्ज करके एक 15% का नया स्लैब बना दिया जाए। इसीलिए इसकी संभावना भी बहुत कम है कि निर्मला सीतारमण का मंत्रालय मोदी जी बदलेंगे। साथियों, एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच रहे हैं। और ये खाली 5 और 3 का आंकड़ा नहीं है। उसके कारण जो अर्थव्यवस्था का कद बन जाता है, वो सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए सरलता बढ़ जाती है। देश के लिए जो जरूरतें हैं वो आराम से पूरी करने का सामर्थ्य बन जाता है और इसलिए हम उस दिशा में बड़ी कोशिश करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आई सुब्रमण्यम जयशंकर। नरेंद्र मोदी के लिए एक और महत्वपूर्ण मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री। डॉक्टर एस जयशंकर के कार्यकाल में विदेशों में न सिर्फ भारत का मान बढ़ा है, बल्कि भारत एक बड़े ग्लोबल प्लेयर के रूप में भी सामने आया है। जयशंकर डिप्लोमैट रह चुके हैं। वो विदेश नीति की बारीकियों को समझते हैं। इसीलिए चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल और हमास का संकट, उन्होंने हमेशा भारत के हितों को देखते हुए फैसले लिए हैं। दुनिया भले ही अमेरिका और रूस के कैंप में बटी रही हो, लेकिन ये भारत की विदेश नीति की सफलता ही थी कि भारत किसी कैंप में नहीं बटा और इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा भारत में सफल G20 का आयोजन हो या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना, डॉक्टर एस जयशंकर का बहुत अहम रोल रहा है। भारत पिछले 10 सालों में दुनिया में अपनी पहचान को स्थापित करने में कामयाब रहा है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बावजूद दुनिया भारत के साथ खड़ी रही। ये विदेश मंत्रालय की ताकत थी। अगले कुछ सालों में बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में एशिया की भूमिका बढ़ने वाली है। चीन और रूस से अलग अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व के देशों की नजर भारत पर है।
अगले 5 सालों में मोदी की विदेश नीति तय करेगी कि एशिया और दुनिया के समीकरण कैसे होंगे। भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। चीन को छोड़कर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी सदस्य भारत के पक्ष में हैं। दुनिया के देशों के सभी बड़े ग्रुप में भारत स्थापित हो चुका है। अगले कुछ सालों में भारत अपनी विदेश नीति के दम पर इन ग्रुप्स को लीड करने की भी ताकत रखता है। और इन कामों के लिए जयशंकर से बेहतर कैंडिडेट अभी मोदी की नजरों में दूसरा नहीं हो सकता। इसीलिए इसकी संभावना ना के बराबर है कि नरेंद्र मोदी डॉक्टर एस जयशंकर का मंत्रालय बदलेंगे। नरेंद्र मोदी की विकास यात्रा के लिए नितिन गडकरी बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हैं। गडकरी अभी सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा और उनके मंत्रालय ने देश में बेहतरीन काम किया है और आगे भी प्रधानमंत्री मोदी को उनकी सख्त जरूरत है। देश को विकसित करने के लिए नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। यह काम पूरी तरह से सड़क और परिवहन मंत्रालय के जिम्मे है, जिसके मंत्री नितिन गडकरी हैं। लक्ष्य है कि 2047 तक पूरे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय पूरे देश में 50,000 किलोमीटर का एक ऐसा एक्सप्रेस वे बनाना चाहता है जिससे मौजूदा हाईवे भी जुड़े हुए हों। इसके अलावा भारत का लक्ष्य 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हासिल करने का है। भारत इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बढ़ता बाजार है। 2030 तक सालाना 1 करोड़ ईवी का लक्ष्य और इस इंडस्ट्री में सालाना 5 करोड़ नौकरी देने का लक्ष्य है। अगले कुछ सालों में मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा को 100% एथेनॉल पर चलाने का लक्ष्य है। मंत्रालय का लक्ष्य हाइड्रोजन फ्यूल को भी बढ़ावा देने का है। इसलिए जिस मंत्रालय के इतने बड़े बड़े लक्ष्य हों, उसका ना तो मंत्री बदला जा सकता है और ना ही उस मंत्रालय को किसी सहयोगी को दिया जा सकता है। इसलिए पूरी संभावना इसी की है कि मोदी की अगली सरकार में भी नितिन गडकरी ही सड़क एवं परिवहन मंत्री होंगे। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल। प्रधानमंत्री मोदी के लिए पीयूष गोयल एक परफॉर्मिंग मिनिस्टर रहे हैं। वो भी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में उनके मंत्रालय की भी बड़ी अहम भूमिका है। मोदी ने टारगेट रखा हुआ है कि भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। कोशिश यह है कि 2025 तक देश के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 25% हो। सरकार चाहती है कि हर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग देश में ही की जाए। यह भी टारगेट है कि 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर $1 ट्रिलियन का हो जाए। इसके लिए इस सेक्टर में पॉलिसी रिफॉर्म्स करने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा, नए निवेश के आयाम खोलने होंगे। इसलिए इसकी संभावना भी कम है कि पीयूष गोयल को नरेंद्र मोदी बदलें। मैं अश्विनी वैष्णव इसी तरह का काम रेलवे मिनिस्ट्री में भी चल रहा है। रेलवे को ट्रांसफॉर्म करना नरेंद्र मोदी का बड़ा मिशन है और अश्विनी वैष्णव को उन्होंने इसी काम में लगाया हुआ है। रेल मंत्रालय को लेकर भी अगले कई वर्षों के प्लान तैयार हैं। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन को चलाने की जिम्मेदारी रेल मंत्रालय पर है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच साल 2026 में पहली बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य है। 6 और रूट्स पर बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी है। इन सभी 6 रूट्स पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। 100 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। अभी 500 और वंदे भारत ट्रेन चलाई जानी है। रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए मोदी का इस मंत्रालय पर खास ध्यान है। रेलवे को प्रॉफिट में लाने और यात्री सुविधा का ध्यान रखने के लिए कई काम किए जाने बाकी हैं। माल ढुलाई के लिए कई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। रेल मंत्रालय का प्लान है कि अगले 5 से 6 साल में 30,000 किलोमीटर का एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर बनाया जाए, जिसमें करीब 11 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आ सकता है। इसके अलावा रेलवे एक सुपर ऐप भी डेवलप करना चाहता है। अभी रेलवे की अलग अलग सर्विसेज अलग अलग ऐप्स पर आ रही हैं। रेलवे एक ऐसे ऐप का निर्माण कर रहा है कि रेलवे से जुड़ी सारी सर्विसेज एक ही ऐप में हो। तो इस बात की पूरी संभावना है कि अश्विनी वैष्णव को ही प्रधानमंत्री अगले रेल मंत्री के तौर पर कंटिन्यू करवाएं। तो फिर सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा जैसे हैवीवेट भी तो नए मंत्री बने हैं। मोदी इन्हें कौन सा डिपार्टमेंट दे सकते हैं? नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में जेपी नड्डा देश के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। इसीलिए इस बात की पूरी संभावना है कि
कि इस बार भी उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय का ही पदभार दिया जाए। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 6 बार सांसद रह चुके हैं, इसलिए उन्हें भी कोई महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री ही दी जाएगी और इसकी पूरी संभावना है कि वो देश के अगले कृषि मंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वैसे नरेंद्र मोदी के शपथ लेते ही सरकार के 100 दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म के लिए इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने मार्च में ही तमाम विभागों के सचिवों की मीटिंग ली थी और ग्रोथ और रिफॉर्म पर नए आइडियाज मांगे थे। नरेंद्र मोदी ने 4 एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों की ड्यूटी महत्वपूर्ण मंत्रालयों से कोऑर्डिनेट करने में लगाई है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में मोदी की गारंटी पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस मैनिफेस्टो में मोदी की 24 गारंटियां दी गई हैं और यही नई सरकार के लिए टॉप प्रायोरिटी होने वाला है। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों को 1000 साल की मुसीबतों से जो गुजरी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी है, उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ विश्व में मेरा हर देशवासी दुनिया उसे देखे तो उसका मन कर जाए, काश ये हिंदुस्तान का है, अरे नजर मिल जाए तो अच्छा होगा। ये मैं स्थिति पैदा करना है। उसका मन लालायित होना चाहिए, हिंदुस्तानी है, अरे यार जरा हाथ मिला लूं, कुछ एनर्जी मुझे भी आ जाए। मैं देश को इस ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूं।